हेलो दोस्तों, अनअकैडमी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक निर्णय हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जरिए दिया गया है जिसमें कई सारे जो लोग हैं, एक खास समुदाय से संबंधित या हम कहें मानवतावादी सभी लोग जो तटस्थ भाव से इस विषय का विश्लेषण कर सकते हैं, उनके बीच में एक निराशा की स्थिति दिखाई दे रही है ना। तो जो समलैंगिक समुदाय है उनका मामला हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पास सुनवाई के लिए आया था। लेकिन इसकी जो पृष्ठभूमि है, अगर उस पर थोड़ा सा चलें तो 22 नवंबर को एक समलैंगिक युगल ने सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर के एक राहत मांगने का प्रयास किया था। राहत राहत किस चीज से? उन्होंने एक तरीके से जो विवाह का अधिकार है, उन्होंने ये कहा कि समलैंगिकों को भी विवाह का अधिकार या जो भारतीय पारिवारिक कानून है उनके तहत अधिकारों को दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए जो समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, जीवन जीने की स्वतंत्रता है ना, या फिर गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है, इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद ये जो सुनवाई है मई 2023 तक टाल दी गई और मई 2023 को इस पर सुनवाई होती रही, लेकिन अदालत ने अपना जो निर्णय है वो अपने पास सुरक्षित रख लिया। हाल ही में 17 अक्टूबर को इससे जुड़ा हुआ निर्णय सामने आया है। तो इस पर कई सारे ऐसे प्रमुख सवाल हैं जिस पर अदालत ने विचार किया है, लेकिन जो निर्णय है थोड़ा सा बटा हुआ दिखाई देता है। आज के सेशन में हम इन कुछ मूल बातों को समझेंगे। ये जो विषय है जीएस पेपर 2 से जुड़ता है, जहां पर जेंडर जस्टिस की बात आती है और सोशल जस्टिस की बात आती है, क्योंकि हमारी सोसाइटी का ही एक हिस्सा समलैंगिक समुदाय भी है या फिर जो LGBTQ समुदाय है वो इसके तहत आता है। ठीक है, तो चलिए सेशन शुरू करें। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय और समलैंगिकों के लिए बदलाव। तो क्या इस निर्णय में कोई बदलाव आया है? क्या कुछ अधिकारों को मान्यता दी गई है? ऐसे सवाल जो अछूते रह गए हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो खबरों में इसलिए है क्योंकि समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अब आया है एक लंबे समय के बाद। ठीक है, और ये जो निर्णय है वो भी आपको थोड़ा बटा हुआ दिखता है, क्योंकि इसमें 5 जजों की संविधान पीठ इस विषय को सुन रही थी। इस पर कुछ सवाल ऐसे भी थे कि क्या विवाह का अधिकार संवैधानिक अधिकार है? क्या समलैंगिक लोगों को बच्चे को गोद लेने का अधिकार है? क्या वो सिविल यूनियन बना सकते हैं? सिविल यूनियन क्या है, इस पर भी चर्चा कर लेंगे। तो इस प्रश्नों का यहाँ पर उत्तर दिया गया है। तो ये जो बहुमत है, यहाँ पर 5 जज हैं, 5 में से जो बहुमत थोड़ा सा बटा था, अब 3 जज जिस ओर आ जाएंगे वो बहुमत कहलाएगा और बाकी 2 जज जिस ओर निर्णय देंगे वो अल्पमत में आएगा। तो बहुमत से भी समान लिंग को कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती, ऐसा उन्होंने कहा है। तो एक बार बेंच पर नजर डालें कौन कौन है। CJI DY चंद्रचूड़ तो है ही, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, उसके अलावा जस्टिस हिमा कोहली। ठीक है, इस तरफ देखेंगे तो जस्टिस S रविंद्र भट्ट और जस्टिस PS नरसिम्हा इसमें शामिल हुए थे। अब जो बहुमत और अल्पमत की बात है तो उसमें जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल ये लोग एक तरफ थे, यानी ये जो निर्णय है इनका है अल्पमत का, है ना, क्योंकि 2 लोग अगर निर्णय देंगे तो अल्पमत में ही आएंगे। बाकी जस्टिस हिमा कोहली, इधर जस्टिस R रविंद्र भट्ट और PS नरसिम्हा का निर्णय बहुमत के तौर पर देखा गया है, जो कि थोड़ा सा इससे अलग है ना। अगर आप DY चंद्रचूड़ यानी CJI और जस्टिस संजय किशन कौल का निर्णय देखते हैं तो थोड़ा सा इनके अधिकारों के प्रति झुकाव आपको दिखेगा। ठीक है, तो क्या विवाह का अधिकार मौलिक अधिकार है? यह पहला प्रश्न अदालत के सामने रखा गया था। हालांकि व्याख्या बहुत ही स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि समान लिंग या समलैंगिक जो युगल हैं इस अधिकार का आनंद नहीं ले सकते, यानी उनको इस अधिकार का लाभ नहीं मिल सकता, ये भेदभावपूर्ण है। हालांकि जो प्रश्न ये उठाया गया है कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 यानी विशेष विवाह अधिनियम जो लाया गया था, उसके तहत इसमें 2 शब्द लिखे गए हैं। शब्दों को ध्यान से समझिएगा तो आपको यहाँ पर टिप्पणी भी समझ में आएगी। यहाँ पर लिखा है महिला और पुरुष विवाह कर सकते हैं, वो किसी भी धर्म के हों, इस एक्ट के अंतर्गत। अब इस जो एक्ट है इसके ही संवैधानिकता पर प्रश्न खड़ा हुआ कि आखिरकार ये महिलाओं और पुरुष तक किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित क्यों कर देता है। अगर ये इसको पति और पत्नी कर दें तो मामला आसान हो जाएगा, क्योंकि समलैंगिक जो युगल हैं वो अपने आप को कोई एक पति और कोई एक पत्नी कह सकता है। लेकिन अगर महिला और पुरुष की परिभाषा आएगी तो वो इन दोनों ही खांचों में फिट नहीं होंगे, है ना।
या इसमें उनको समस्या हो सकती है, किसी भी दूसरे को हो सकती है, क्योंकि एक का महिला होना और दूसरे का पुरुष होना आवश्यक है। अगर समलैंगिक हैं तो भी दिक्कत हो सकती है, महिला 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 पुरुष में, और अगर ट्रांसजेंडर हैं या किसी अन्य तरह से आते हैं तो भी उनको दिक्कत होगी। इस पर ही प्रश्न था, है ना। तो इसका जो सर्वसम्मति से उत्तर आया है वो आया है कि नहीं, ये जो अधिकार है ये किसी संविधान के तहत दिया गया मौलिक अधिकार नहीं है, ये कानून के तहत दिया गया, पारिवारिक कानून जो है एक अधिकार है। और कानून का चूंकि अधिकार है इसलिए यहाँ पर विधायिका को ये पावर है कि वो इस कानून का विश्लेषण करे और इस कानून में एक परिवर्तन करे, क्योंकि अगर न्यायपालिका यहाँ पर कोई भी चेंजेस करती है तो इससे एक बड़े स्तर पर कानूनों को रीराइट करने जैसी स्थिति आ जाएगी, और कानूनों का पुनर्लेखन करना न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, क्योंकि आप जानते हैं ये शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के विपरीत आएगा। शक्तियों का जो पृथक्करण सिद्धांत है वो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अंतर्गत बटा हुआ है। इसे हम लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटरी और ज्यूडिशरी के रूप में जानते हैं। तो जो विधायिका है वो विधानों का निर्माण करती है, यानी कानून बनाती है। जो कार्यपालिका है वो बनाए गए कानूनों का पालन कराती है ना। और जो न्यायपालिका है उन कानूनों की व्याख्या करती है और देखती है कि वो कानून कहीं किसी स्तर पर संविधान के द्वारा दिए गए गारंटियों में या मौलिक अधिकारों में या उसके जो विश्लेषण है उसके आधार पर उसका विरोध तो नहीं करते, और जो भी ऐसे कानून जो मूल अधिकारों के विरोध में जाएंगे वो उस स्तर तक खारिज हो जाएंगे। तो यहाँ पर कोर्ट का कहना यह है कि नहीं, ये जो है मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं कर रहे। तो न्यायालय ने कहा कि विवाह कानून के तहत स्थापित एक संस्था है और समान लिंग वाले युवकों को इसमें भाग लेने का अधिकार नहीं है। ये इसके लिए अगर वो अधिकार चाहते हैं तो उन्हें विधिक अनुमति लेनी होगी, यानी कि नए से कानूनों को लिखना होगा या उस कानून में संशोधन करना होगा। तो ये असंवैधानिक नहीं है, ठीक है। तो क्या विवाह का अधिकार मौलिक अधिकार है? जब इस प्रश्न पर बात आती है तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आप समझ लीजिए लिखने के स्तर पर। मैंने आपको बाकी सारी बातें बता दी हैं। तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 एक कानून है जो अंतर धार्मिक विवाहों को सक्षम करने के लिए वर्तमान स्वरूप में ऐसा रखा गया है। इसमें केवल पुरुष और महिला के बीच विवाह की अनुमति है, मैंने पीछे आपको बताया। तो न्यायालय ने कहा कि विवाह मौलिक अधिकार नहीं है, हालांकि विवाह का अधिकार अन्य मौलिक अधिकारों के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किसी तरह के मूवमेंट की स्वतंत्रता, गरिमामय जीवन की स्वतंत्रता और स्वायत्तता का जीवन जीना शामिल है। ये बातें यहाँ पर स्पष्ट हो गई। अब एक प्रश्न ये आया कि अगर विवाह मान लीजिए नहीं किया जा सकता तो क्या इनको सिविल यूनियन में शामिल होने का अधिकार है? सिविल यूनियन क्या होता है? एक तरह की विवाह जैसी ही संस्था है, मतलब विवाह नहीं है लेकिन एक तरह का ऐसा अधिकार है जहां विवाह के समान अधिकारों का लाभ कोई युगल ले सकता है, जैसे कि बच्चा गोद लेने का अधिकार है, ठीक है। इसके अलावा बीमा का अधिकार है, पेंशन का अधिकार है, स्वास्थ्य से जुड़े कुछ अधिकार हो सकते हैं। ये सभी अधिकार इसके तहत मिल जाते हैं और कई सारे देशों में सिविल यूनियन की व्यवस्था चलती है। लेकिन भारत में अभी समलैंगिकों को ना ही विवाह का अधिकार है ना ही सिविल यूनियन का अधिकार है। तो यही प्रश्न यहाँ उठाया गया कि क्या ऐसा अधिकार दिया जा सकता है? तो सिविल यूनियन की व्यवस्था का जो आनंद है क्या वो ये ले सकते हैं? प्रश्न आया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब ले तो सकते हैं लेकिन ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि इसके लिए भी अधिकांश न्यायाधीशों ने कहा कि निर्वाचित विधायिका ही ऐसे बदलाव कर सकती है और कई तरह के कानूनों या नीतियों में संशोधन करने की आवश्यकता होगी। तो न्यायालय ने कहा कि विधायिका ही ऐसे जटिल कानूनी परिवर्तनों को संभाल सकती है, इस पर विश्लेषण कर सकती है, कई सारे लोगों की राय ले सकती है, क्योंकि बात केवल इतनी ही नहीं है। अब इन अधिकारों के साथ, यानी जो सिविल यूनियन के तहत अधिकार है, मान लीजिए पुत्र को गोद लेने का अधिकार भी होगा, मतलब पुत्र या पुत्री को यानी संतान को गोद लेने का अधिकार हो सकता है संतान के रूप में किसी बच्चे को। तो जब वो अधिकार आएगा तो उसकी व्याख्या करने की आवश्यकता होगी, वहां पर चिकित्सकों की आवश्यकता होगी, वहां शिक्षाविदों की आवश्यकता होगी, वहां न्यायविदों की आवश्यकता होगी। ऐसे में विधायिका के पास ये कार्य आना चाहिए। तो गोद लेने का अधिकार भी जब इसकी बात आती है तो पूछा गया कि क्या समलैंगिक बच्चों को गोद ले सकते हैं? अब देखिए इसमें भी कुछ जटिल चीजें अभी के समय सामने आई हैं, यानी विवाह से मिलने वाले जो लाभ हैं उनमें से एक है बच्चों को गोद लेने की क्षमता। तो भारतीय कानून के तहत चूंकि समलैंगिक युगल शादी नहीं कर सकते, विवाह नहीं कर सकते, ऐसे में बच्चे को गोद भी नहीं ले सकते।
वर्तमान समय की स्थिति यह है। और ये स्थिति कब से बनी है अगर आप समझें तो किशोर न्याय अधिनियम 2015 का किसी एकल व्यक्ति को बच्चा गोद लेने की अनुमति दे देता है। ऐसे में जो युगल आएंगे समान लिंग वाले वो युगल होंगे, लेकिन वो चाहे तो उसमें से कोई एक कानूनी माता या पिता के रूप में किसी बच्चे को गोद ले सकता था। तब तक तो गोद लेने का अधिकार था, ठीक है। लेकिन 2022 में केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, जिसे CARA भी कहते हैं, इन्होंने एक सर्कुलर जारी कर दिया और इनके द्वारा जारी किए गए सर्कुलर में ये कहा गया था कि कोई भी युगल जो बच्चे को गोद लेता है उसे 2 वर्ष का उसका एक स्थिर वैवाहिक रिश्ता होना चाहिए, यानी 2 वर्ष तक एटलीस्ट उनका रिश्ता चलना चाहिए, 2 वर्ष से चल रहा हो। अगला उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को बच्चा गोद लेने पर रोक होगी अगर वो लिव इन में रह रहा हो, यानी उसने विवाह ना किया हो। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ तक तो अधिकार था, लेकिन अब जो समलैंगिक हैं वो बच्चे को गोद लेने के लिए अयोग्य हो गए। तो एक सवाल ये भी आया और न्यायालय का निर्णय इस पर भी विभाजित हुआ दिखा, यानी जो कुछ न्यायाधीश थे जैसे कि जो अल्पमत वाले थे जिसमें CJI थे और एक और जो उनके साथ में न्यायाधीश निर्णय दे रहे थे, उन्होंने कहा समानता या समानता के खिलाफ जो भेदभाव हो रहा है, ऐसा कोई भी अधिकार है जिससे किसी व्यक्ति की समानता का उल्लंघन हो, उसे रद्द किया जाना चाहिए। हालांकि इस पर भी जो दूसरा निर्णय था बहुमत का, उन्होंने कहा कि ये कार्य भी कार्यपालिका को ही करना होगा और जो बच्चों से जुड़े गोद लेने के कानूनी प्रावधान है उस पर भी पुनर्विचार करना होगा। लेकिन ये कार्य करेगा कौन? कार्यपालिका करेगी। यानी जो भी सवाल थे उसमें आपको ये चीज दिखेगी, या विशेषज्ञों ने भी ये बात कही है कि अदालत ने एक तरह से अपना पल्ला झाड़ता हुआ सा निर्णय दिया है। वो चाहते तो इस पर कोई सवाल उठा सकते थे या कोई बड़ी टिप्पणी कर सकते थे। हालांकि इस पर ऐसा नहीं है कि न्यायालय ने अपने निर्णय में कुछ नहीं कहा, उन्होंने एक समिति के गठन की बात कही है। तो एक सवाल यह है कि आखिरकार फिर इस निर्णय से क्या बदलाव आया है? तो फैसले में समलैंगिक विवाहों या सिविल यूनियन को मान्यता देने से इनकार किया गया है। दूसरा, न्यायालय ने क्या कहा है कि एक समलैंगिक व्यक्ति को एक भावनात्मक या इंटीमेट होना या फिर लिव इन पार्टनर चुनने का एटलीस्ट अधिकार दिया गया है। ऐसे में विवाह की संस्था में ना भी आए तो वो इतना तो कर सकते हैं, है ना, भले ही ऐसा रिश्ता विवाह या सिविल यूनियन के दायरे में ना आता हो। तो आपको दिखेगा कि एक केस का जो पहले निर्णय आया था नवतेज सिंह जौहर केस, उसमें जो उन्होंने निर्णय दिया था उसका ही एक तरह से पुनर्कथन दिखाई देता है ना। तो न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को रद्द कर दिया था और समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर किया था, क्योंकि एक समय तक ये अधिकार भी इनके पास मौजूद नहीं थे जिसमें वे अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से जी सकें, समानता की एक व्यवस्था को जी सकें, है ना। तो ये अधिकार यहाँ से आए। इसके अलावा जो KS पुट्टास्वामीवाद आप पढ़ते हैं या आपने पहले पढ़ा होगा, उसके तहत समलैंगिक व्यक्ति की यौन स्वायत्तता को भी मान्यता दी गई थी। बेसिकली कहा गया था कि निजता का मौलिक अधिकार भी जीवन की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित माना जाएगा। तो आखिरकार समलैंगिकों के लिए क्या बदलाव आया है इसमें? अंततः यही कह सकते हैं कि न्यायालय ने कोई राहत नहीं दी है और 2 वयस्कों को सहमति से विवाह करने का जो अधिकार है वो नहीं मिल पा रहा है, चाहे उनका लिंग कुछ भी हो। ऐसा मिलना चाहिए, ऐसी बात है, लेकिन इसका जो अधिकार है वो विधायिका के पास दे दिया गया है। तो न्यायालय के मुताबिक पारिवारिक कानून असमान रूप से समलैंगिक समुदाय को बाहर करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो नियम है वो तय होने चाहिए। तो समिति और आगे का रास्ता ये तय किया गया है कि सरकार को कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें वो इस तरह के जो भी पहलू होंगे उसमें विशेषज्ञों की सलाह लेंगे और जो समलैंगिक है उनको विवाह का लाभ प्रदान करने के लिए एक कानूनी ढांचा बनाने की कोशिश करेंगे, है ना, या फिर जो मौजूद ढांचे हैं उसमें अगर परिवर्तन संभव हो वो किया जाए या कोई नया ढांचा नए सिरे से बनाने का प्रयास किया जाए। इस प्रक्रिया में भी जो भागीदार हैं उसमें समलैंगिक समुदायों का होना आवश्यक है। इसके अलावा धार्मिक समुदाय या पारिवारिक जो कानून है उन पर भी विचार होगा। कई पर्सनल लॉज होते हैं उन पर भी सवाल किए जाएंगे। इसके अलावा सरकारी निकाय और कानूनी विशेषज्ञों के साथ परामर्श करने के बाद ही फिर कोई निर्णय आगे आ सकता है। तो निष्कर्ष ये है कि समलैंगिक समुदायों को यहाँ पर एक झटका लगा है, यानी उनको जो उम्मीद थी कि शायद न्यायालय की तरफ से कुछ चीज़ों को स्पष्ट किया जाएगा जिसकी वजह से वो वहाँ गए थे, है ना, क्योंकि अगर पहले स्पष्टता होती तो न्यायालय जाने की आवश्यकता ना पड़ती। हालांकि एक निर्देश जरूर है, लेकिन इस पर कितना समय लग सकता है वो कोई निर्धारित नहीं है। उसके बाद फिर आगे ये निर्णय एक तरह से पेंडिंग ही दिख रहा है। हालांकि समलैंगिक अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले प्रगतिशील इनके जो निर्णय रहे हैं उसको और स्पष्ट किया जा सकता था, मगर अभी इतना ही निर्णय है। और वर्तमान में उन्होंने समलैंगिक समुदायों के अधिकार का समायोजन किया है,
जिसमें पारिवारिक कानून में परिवर्तन की जटिलता को बताया है, व्यापक परामर्श और कानूनी सुधारों की आवश्यकता को बताया है। बेसिकली कहें कि भारतीय पारिवारिक कानून है उनको अधिक समावेशी होना चाहिए, लिंग तटस्थ होना चाहिए या लैंगिक न्याय को सुनिश्चित करने वाला होना चाहिए और गैर भेदभावपूर्ण होना चाहिए। इसका सुझाव दिया गया है और उनके सुधारों की जो गुंजाइश है उस पर बात कही गई है। तो देखिए बेसिकली समाज में होने वाला जो परिवर्तन है वो एक धीमी प्रक्रिया है। धीरे धीरे लोग इस चीज को अपना सकते हैं। जैसे शुरू में अगर सती प्रथा को देखें या बाल विवाह की प्रथा को देखें तो आज भी समाज के कई हिस्सों में व्याप्त है, लेकिन जैसे जैसे शिक्षा धीरे धीरे लोगों के पास पहुंच रही है, रूढ़िवादी प्रथाएं टूटती हैं, है ना, लेकिन परिवर्तन होता है। और न्यायपालिका भी बेसिकली देखिए पुराने कई डिसीजन बदले हैं आज के समय में। तो जैसे 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 समाज की स्वीकारोक्ति होती है वैसे वैसे ही न्यायपालिका या सरकारें धीरे धीरे उस कानून को लाती जाती हैं और बदलाव को प्रेरित करती रहती हैं। क्योंकि कोई भी चुनी गई विधायिका हो जिसके पास कानून को लिखने का अधिकार है, वो समाज की ही अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करती है। ऐसे में आपको और हमें शिक्षित होना चाहिए और इस बारे में एकदम तटस्थ भाव से सोचना चाहिए कि वाकई में एक व्यक्ति अपने आप को जिस रूप में देखता है, किसी भी समुदाय, वो महिला के रूप में देख सकता है, पुरुष के रूप में देख सकता है या किसी अन्य जेंडर के रूप में देख सकता है। क्योंकि जो LGBTQ समुदाय है उसका अर्थ ही है लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, बाइसेक्सुअल और क्वीर। इसका अर्थ इसमें एक छोटा सा ही होता है कि भाई कोई व्यक्ति मान लीजिए पुरुष के शरीर में है, हो सकता है वो अपने आप को महिला के रूप में समझता हो या महसूस करता हो। तो हम चूंकि अपने एक स्वाभाविक रूप में है जो आमतौर पर समाज में मान्यता प्राप्त है, यानी अगर आप महिला हैं तो महिला के रूप में सोच सकते हैं, कोई पुरुष है वो पुरुष के रूप में सोच सकता है, तो उसको ये लग सकता है कि भाई सामने वाला ऐसा है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जो उस बायोलॉजिकल कंडीशन में होगा उसके हिसाब से कभी सोचिए कि उसको किस तरह से आवश्यकता महसूस होती होगी। तो समाज में रहने वाले वो भी लोग हैं जो पहले काफी समय तक हाशिए में रहते थे, वो सामने आकर अपनी बात भी नहीं कह पाते थे क्योंकि ये एक अपराध था। लेकिन जब धारा 377 को हटाया गया, एक जीत उनके लिए बड़ी जीत थी कि वो कम से कम अपनी पहचान को बता सकते हैं। अब उन पर कोई आपराधिक प्रक्रिया नहीं चलेगी। अब चूंकि उनके और भी अधिकार हैं वो उनको मिलने चाहिए और उस पर ही अब ये मान्यताएं धीरे धीरे सरकारें उस पर कानून निर्मित करने के लिए प्रयास करेंगी, बातचीत करेंगी और तटस्थ होकर इस पर जल्द ही या कुछ आने वाले समय में परिवर्तन की बयार के साथ हमें निर्णय होता हुआ दिखेगा। चलिए अब एक सवाल ले लें। सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय के बाद विधायिका को अधिक समावेशिता, लैंगिक समानता और गैर भेदभाव के लिए भारतीय पारिवारिक कानून का पुनर्मूल्यांकन और संवर्धन करना होगा। इस पर चर्चा कीजिए। तो इस पर आप खुद भी चर्चा कीजिए, अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए, क्योंकि चर्चा करने से ही आपके विचार और मजबूत हो सकते हैं। हालांकि जो चर्चा हो वो सारगर्भित हो और तर्कों के साथ हो। ऐसी चर्चा ना हो जहां पर आप भी एक तरफा व्यू लेकर के बैठे और सामने वाला भी लेकर के बैठा है। झगड़ना भी नहीं है आप लोगों को। और जहां भी ऐसा लगता है अपने किसी बड़े से, शिक्षित व्यक्ति से, शिक्षकों से सलाह लीजिए और अपनी एक राय डेवलप करने की कोशिश कीजिए स्पष्टता के साथ, तर्कों के साथ। ठीक है, तो कोई भी बात हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।